डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की विभिन्न टेक्निक में से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक रेशियो एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। रेशियो एनालिसिस टेक्निक, इसका मीनिंग क्या है, रेशियोज का एनालिसिस में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से रेशियोज हमको कैलकुलेट करने चाहिए एनालिसिस के लिए, इनके बारे में ब्रीफ में आपको बताऊंगा। स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विशेषकर इनकी एनालिसिस टेक्निक बताते समय आपको बताया था कि हम ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस आदि टेक्निक्स का प्रयोग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार उनको समझने का प्रयास करते हैं। इनमें से रेशियो एनालिसिस टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टेक्निक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वह प्रोप्राइटर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी, गवर्नमेंट होगी, इन सब के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार वह रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। इस टेक्निक को डिटेल में समझने से पहले ये समझ लें कि रेशियो का मतलब क्या है। हम सब कॉमर्स के विद्यार्थी सब जानते हैं कि दो संख्याओं के मध्य जो क्वांटिटिव रिलेशन होंगे वह रिलेशन रेशियो कहलाते हैं। जैसे हम कहें आयात निर्यात के बीच में रेशियो क्या है, सेल्स प्रॉफिट के बीच में रेशियो क्या है, कैपिटल और प्रॉफिट के बीच में रेशियो क्या है। यानी कैपिटल और प्रॉफिट का कोई क्वांटिटिव रिलेशन है क्या, सेल्स और प्रॉफिट का कोई क्वांटिटिव रिलेशन है क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका कोई रिलेशन है क्या, डिमांड और सप्लाई का कोई रिलेशन है क्या। तो ये जो क्वांटिटिव रिलेशन है ये रेशियो कहलाते हैं। दो संख्याओं के मध्य संबंध, एक मद का दूसरी मद से क्या संबंध है, इसको प्रकटीकरण करने के लिए रेशियो का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया सेल्स और प्रॉफिट का कि सेल्स हमारी 1 करोड़ है, प्रॉफिट हमारे 10 लाख हैं। तो हम कह सकते हैं इनके बीच में, सेल्स और प्रॉफिट के बीच में ये क्वांटिटिव रिलेशन हमने 1 करोड़ इज टू 10 लाख, ये रिलेशन रेशियो कहलाएगा। सामान्यतः रेशियो को हम 3 रूप में प्रकट करते हैं। एक अनुपात के रूप में 4:1, एग्जाम्पल के रूप में 10:1। जैसे हमारी सेल्स 10 लाख से प्रॉफिट 1 लाख है तो हम कहते हैं 10:1, ये अनुपात के रूप में रिलेशन हो गया। कई बार हम दर या गुना के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्रॉफिट सेल्स की तुलना में 2 टाइम्स हैं, यानी सेल्स 1 रुपये तो प्रॉफिट 2 रुपये होगा। या हम ये कह सकते हैं कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यदि हम 2 रुपये का एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट 1 रुपये करते हैं, तो इनके बीच में रेशियो 2 टाइम्स रेशियो हो गया, 1:2, डबल। और तीसरा हम प्रतिशत के रूप में करते हैं। जैसे सेल्स का प्रॉफिट के साथ प्रतिशत रूप कितना है, 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो प्रतिशत के रूप में भी, लेकिन मूल बात वही है
कि हम दो संबंधित मदों के बीच में परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, चाहे वो रेशियो के रूप में हो, चाहे वो गुना के रूप में हो, टाइम्स के रूप में हो, या परसेंटेज के रूप में हो। जब हम फाइनेंशियल रेशियोज का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर जो रेशियो ज्ञात किए जाएंगे वो फाइनेंशियल रेशियो कहलाएंगे। जैसे हम बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, केवल बैलेंस शीट की मदों के आधार पर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल असेट की तुलना में फिक्स असेट का रेशियो क्या हमारा, करंट असेट का रेशियो क्या हमारा, पूंजी की तुलना के अंतर्गत टोटल असेट्स हमारी कितनी है। तो ये रेशियो एक बैलेंस शीट की जो डिफरेंट मद हैं उनके बीच में रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा, उसकी भी विभिन्न जो मदें हैं उनके बीच में, सेल्स और प्रॉफिट के बीच में, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स और नेट प्रॉफिट, सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। कई बार ये भी कर सकते हैं कि एक मद आपकी बैलेंस शीट की हो, दूसरी मद आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हो। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एक मद हो गई हमारी कैपिटल की, बैलेंस शीट ले ली, प्रॉफिट हमने P&L से ले लिया। तो इस प्रकार के जो रेशियो ज्ञात किए जाएंगे वह फाइनेंशियल रेशियोज कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताया है कि व्यवसाय में इंटरेस्ट रखने वाले बहुत से आपके पक्षकार होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। उदाहरण के लिए ओनर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। इन सब स्टेक होल्डर्स का अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि भाई जो असेट्स हमने या रिसोर्स जो मोबिलाइज किए हैं उनका इफेक्टिव यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑनर्स ये जानना चाहते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट सेफ है और वो हमको रिटर्न देगा या नहीं देगा। इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने पर मुझे रिटर्न कितना मिलेगा और क्या वह इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा हमारा। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि बिजनेस ठीक प्रकार से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको टैक्स ठीक प्रकार से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या टैक्स कितने मिलेंगे। तो हर स्टेक होल्डर का अपना ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार वह रेशियो कैलकुलेट करता है। तो मैंने कुछ रेशियो का डिवीजन किया है जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की इस ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा। आज इन्हीं के बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा। इनमें से एक आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन तरलता अनुपात, यानी शॉर्ट टर्म के अंतर्गत बिजनेस अपने लायबिलिटीज को चुकाने में समर्थ है या नहीं, कैपेबल है या नहीं है, यह जज करने के लिए हम तरलता अनुपात लिक्विड रेशियो का उपयोग करते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज। इसके लिए सामान्यतः 3 अनुपात हम प्रयोग करते हैं, जिनका मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी इतना समझ लीजिएगा, 3 अनुपात: चालू अनुपात, तरलता अनुपात और पूर्ण तरलता अनुपात। यानी हम यहाँ पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का प्रयोग करते हुए ये तीनों अनुपात ज्ञात करेंगे और ज्ञात करेंगे कि क्या हम अपने अल्पकाल में अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, क्या हम क्रेडिटर्स को भुगतान कर सकते हैं, क्या हम शॉर्ट टर्म लोन लिया उसको चुकाने में समर्थ हैं क्या। इस बात को जज करने के लिए तरलता अनुपात का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा क्रियाशीलता अनुपात, जो ये जज करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का, अपने एसेट्स का ठीक प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कितना इफेक्टिव यूज कर पा रहे हैं।
इसके लिए हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इनका प्रयोग करते हैं। संपत्तियों का जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा, यानी कम इन्वेस्टमेंट से हम ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारी जो रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रखे हैं हमने या इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनका इफ़ेक्टिव यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जज करने के लिए हम एक्टिविटी रेशियो का प्रयोग करते हैं। इनको एसेट मैनेजमेंट रेशियो भी कहा जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अनुपात है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कई स्टेक होल्डर्स की डिमांड को पूरा करता है, ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। हमारे प्रॉफिट रेशियो भी दो बेसिस पे हो सकते हैं, एक तो सेल्स बेसिस पे हो सकते हैं, दूसरा हमारा कैपिटल बेसिस पे हो सकते हैं। सेल्स बेसिस के अंतर्गत नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, एक्सपेंसिव रेशियो क्या है। यह रेशियो हमको ये बताएंगे कि हम प्रॉफिट ठीक प्रकार से कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हमारे अंडर कंट्रोल है या नहीं है। इसको जज करने के लिए हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ये प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करते हैं। कुछ रेशियोज हम कैपिटल के बेसिस पर भी ज्ञात करते हैं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स हमारा कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है, रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड कितना है। यह बताते हैं कि हम जो पूंजी लगाई है उस पूंजी का हम उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक तो विक्रय और एक हमारा कैपिटल। इन दोनों के आधार पर प्रॉफिटेबिलिटी को जज करते हैं कि हमारा बिजनेस ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। प्रॉफिटेबल होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलाना कठिन हो जाएगा यदि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अच्छी नहीं है। एक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर या लिवरेज रेशियो, यानी हमने जो कैपिटल लगा रखी है उस कैपिटल के अंतर्गत ऑनर्स कैपिटल कितनी है, डेट कैपिटल कितनी है। इसको जज करने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत डेट इक्विटी रेशियो, डेट कैपिटल कितनी है, इक्विटी कैपिटल कितनी है, प्रॉपर्टी रेशियो, टोटल एसेट में प्रॉपर्टीज का रोल कितना है, सॉल्वेंसी रेशियो, क्या हम लॉन्ग टर्म के अंतर्गत अपने जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उन लाइबिलिटीज़ को हम पेमेंट करने की स्थिति में है या नहीं। जैसे हमारा डिबेंचर है, उसका डिबेंचर रिडीम कर पाएंगे क्या, प्रेफरेंशियल कैपिटल को रिडीम करना है तो क्या रिडीम कर पाएंगे क्या, कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है तो क्या उसको टेन्योर पूरा होने के बाद में हम पेमेंट करने की स्थिति में है या नहीं। ये हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताएगा। या हमारी जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ रेशियो भी हम कैलकुलेट करते हैं संपत्ति का सही उपयोग जानने के लिए। यानी नेटवर्थ में हमारी ऑनर्स कैपिटल कितनी है, डेट कैपिटल कितनी है, ये जज करते हैं। और लास्ट के अंतर्गत एक आधार और काम में लेते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं। जो हमारे इन्वेस्टर है और जो मैनेजमेंट है, ये दोनों इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ये देखना चाहते हैं कि हमारा अर्निंग पर शेयर कितना है। जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है वह पर शेयर कितनी आय अर्जित कर रहे हैं, या प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है हमारा, हम डिविडेंड पर शेयर कितना अर्न कर रहे हैं, हम टोटल डिविडेंड कितना यील्ड कर रहे हैं, हम टोटल प्रॉफिट में डिविडेंड कितना चुका रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। इन सब रेशियो के आधार पर इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन से रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो ऑब्जेक्ट हैं उनको फुलफिल करने के लिए, इनको मैं अगले वीडियो में इनको डिटेल से बताने वाला हूँ कि हमारे लिक्विडिटी रेशियो ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इनके क्या यार्ड स्टिक्स हैं, कैसे इनको इंटरप्रेट
हम लोगों को करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, इन सब के बारे में अलग से आपको एक वीडियो दूंगा। उस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। आज जो मैंने कुछ बताया है, इनमें से कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं। थैंक यू।